अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके सामने रखेंगे जी एक नया टॉपिक। 2022 के अंदर पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान में फ़िलहाल जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और उसके बाद फैटफ की पाबंदियां हैं जो फैटफ ने हमें सिफारशात की हैं। उसके बाद एफबीआर की नई पॉलिसीज़ का इतलाक़ है, और उसके बाद एलडीए की पॉलिसी रिवीजन्स और अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। आपको पता है कि 2020 और 2021 में हमारी प्रॉपर्टी मार्केट 60% से लेकर 90% तक बूस्ट अप हुई। उसकी वजह ये थी कि पीटीआई की तरफ से हमें एक कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम दी गई जिसमें आपको सोर्स ऑफ इनकम की छूट होगी। तो पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम आती है किसी फील्ड की जिसमें सोर्स ऑफ इनकम की छूट हो, तो आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, क्योंकि हमारी कंट्री में ब्लैक मनी का एक अच्छा खासा सर्कल है और बहुत सारा हमारा सरमाया और हमारी जो सरमायाकारी और बिजनेस है वो ब्लैक मनी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और स्पेशली रियल एस्टेट की मार्केट में तो आप कह सकते हैं कि 40 to 50% जो है ब्लैक मनी का किरदार है। इसलिए जब एमनेस्टी स्कीम आई तो 60 से 90% प्राइसेस रेज कर गई। डिमांड इतना बढ़ गया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की। जब बाइंग हुई तो ज़ाहिर मार्केट की प्राइसेस अप हो गई। तो 2022 में जब एमनेस्टी उठाई गई कंस्ट्रक्शन से और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट से सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया, तो प्रॉपर्टी की मार्केट एकदम से डिप कर गई। डिप करने के बाद जो प्लॉट था 1 करोड़ 40 लाख का, वो मार्केट में अब फॉर सेल है 1 करोड़ 10 से 20 लाख के दरमियान, और उसके बावजूद बायर नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और इसका फ्यूचर क्या होगा। अब जून 2022 के अंदर बजट पेश होने वाला है। आपको पता है कि पीडीएम की 14 जमातें कोलेशन में गवर्नमेंट में हैं। तो जब कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है कोलेशन गवर्नमेंट, और वो भी इतनी बड़ी कोलेशन, तो तब हमेशा एक फ्रेंडली बजट आता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक फ्रेंडली बजट आएगा जिसमें काफी ज्यादा नवाजा जाएगा, और वो एक तरक्याती बजट भी होगा, क्योंकि 2023 का जो साल है वो इलेक्शन ईयर है। तो एक तो नवाजा जाएगा और एक इलेक्शन ईयर है, तो उसमें उम्मीद किया जाता है कि जब पैसे का फ्लो होगा तो उसमें कंस्ट्रक्शन की थोड़ी उठेगी फील्ड, और साथ में रियल एस्टेट मार्केट थोड़ी सी हरकत इसमें होगी, लेकिन कोई प्रोमिनेंट इसमें बूस्ट नहीं आएगा। तो 2022 के बजट के बाद अगर तो इलेक्शन ऑपोजिशन, जो अब की ऑपोजिशन है पीटीआई, वो इतना फोर्स करती है कि इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ये क्राइसिस बरकरार रहेगा और प्रॉपर्टी की मार्केट बैठी रहेगी जैसा कि आजकल चल रही है। तो यहां पे दो लोगों को फायदा है। एक वो लोग जिनके पास सरमाया है और लॉन्ग टर्म वो इसको रिटेन कर सकते हैं, वो इससे फायदा ले सकते हैं और उनको लेना भी चाहिए। और दूसरे वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो मार्केट की सूरत हाल को ना जाएं, उस पर ना देखें। उनको अभी ये उनके लिए रियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का कि वो अपना प्लॉट खरीदें और अपना घर बनाएं, क्योंकि उनके लिए तो ये फायदा है ना। प्रॉपर्टी जब डाउन आ रही होती है तो जो रियल एंड यूजर है उसको तो फायदा होता है। अब फायदा नुकसान उसको होता है जो शॉर्ट टर्म उसमें इन्वेस्ट करके पैसा निकालता है। यानी आज उसने 20 लाख लगाया, कोई 10 दिन बाद उसने 25 का बेचा, फिर 30 का लिया, फिर 40 का बेचा। इस तरह फिर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, और इन्वेस्टी में जब इंक्रीज हो रही होती है तो उसमें एंड यूजर को नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि एक बंदा उसने साल 2 साल 15 साल मेहनत करके उसने को 50 लाख इकट्ठा किया है, जब वो लेने जाता है तो 10 दिन बाद प्रॉपर्टी 5 लाख महंगी हो जाती है, तो वो हैरान और परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। तो आजकल जो है उनके लिए बड़ा राइट टाइम है। इसके बाद आ जाती है जी फैटफ। फैटफ बेसिकली है क्या। फैटफ एक इदारा है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक 1989 में 7 ग्रुप, दुनिया के 7 बड़े मुआशी कह लें ताकतवर मुल्क, उन्होंने ये एक अदारा बनाया था जिसका मेन मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और 9/11 के बाद इसमें एक और चीज ऐड ऑन होगी, टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को हमेशा मशकूक समझा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का
इशू हुआ, उसके बाद अमेरिका का इशू हुआ 9/11 के बाद। पाकिस्तान नेबर कंट्री है, फिर पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं, कबायली इलाका है, तो बॉर्डर मिलते हैं, तो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग को भी बड़ी शक से देखा जाता है। तो उसलिए फेटफ ने सोर्स ऑफ इनकम पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। पाकिस्तान को तकरीबन 40 जो टोटल सिफारशात हैं फेटफ की 40 हैं, जिसमें से पाकिस्तान अभी कोई 17 के करीब उन्होंने पूरी कर दी हैं, और टोटल जो है वो 27 फेटफ ने पेश की थी। अब अभी भी पाकिस्तान फेटफ की नज़र में बड़ा वीक कंट्री है, और एक मसला होता है जब फेटफ में पाकिस्तान को एक परमानेंट रुकन इंडिया का सामना होता है, वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ वोट देता है। लेकिन लक ये है कि वहाँ होता है, चाइना भी होता है जो पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग करता है। तो ये तो सिचुएशन है जी फेटफ की। और फेटफ अगर इसी तरह इंपोज करता है चीजें, हमारी ब्लैक मनी को रोकता है, तो रियल स्टेट की मार्केट उससे भी बहुत हर्ट होगी, क्योंकि रियल स्टेट मार्केट काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ब्लैक मनी के ऊपर। तो एक ये चीज होगी। एक इसके बाद आ जाती है जी, मैं फेटफ पे थोड़ी बात करना चाह रहा हूं कि जी फेटफ जो है, ये जो 7 दुनिया के मुल्क हैं जी, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने मिलकर बनाया था। फिर लेटर ऑन इस पे 39 कंट्रीज हो गए। तो आप ये कह लें कि ये अब इस लिस्ट को अगर आप देखें तो इसमें जो दुनिया में असला फराम करने वाले मुल्क हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका इसमें बड़ा कंट्री है जो असला देता है पूरी दुनिया को। वो असले के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगाते, क्योंकि असले से उनको पैसा आता है, और असले से वो पूरी दुनिया में खाना जंगी करते हैं। लेकिन वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकना चाहते हैं, यानी जिस पैसे से असला खरीदा जाता है वो असले को नहीं रोकना चाह रहे, लेकिन वो टेरर फाइनेंसिंग को रोकना चाह रहे हैं। अब ये इतनी इसको डीपली कौन एलेबोरेट करेगा और कौन सेग्रीगेट करेगा? ये गरीब मुल्कों के ऊपर जी इन्होंने पाबंदियां लगाई होती हैं। फेटफ का नुकसान हमें ये है कि अगर हम पे वो पाबंदियां इंपोज करते हैं तो हमें फिर दुनिया से कर्जे लेने में मसला आएगा, एक्सपोर्ट करने में मसला आएगा, इंपोर्ट करने में मसला आएगा। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि फेटफ को माना जाए। फेटफ ना कि सिर्फ एक अदारा है, ये बाकायदा कंट्री की रिवीजन्स भी करता है, उनकी एक रिपोर्ट भी बनाता है। और अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो ये फिर अपनी एक रिपोर्ट बना के एशियन बैंक को और IMF को और इस तरह के पूरी दुनिया को ये भेजता है कि इस मुल्क से ताल्लुका जरा सोच समझ के बनाए, ये खतरे आपको इससे हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी FBR से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि FBR ने अपनी प्राइसेस रिसेंटली अप टू 60% उन्होंने इंक्रीज कर दी है। मार्केट में 3 किस्म के रेट्स चलते हैं, एक DC रेट होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होती है, और एक FBR रेट्स होते हैं। FBR रेट्स जो है पहले बहुत कम थे और एक्चुअल वैल्यू ज्यादा थी, तो अब बाज़ जगह पे तो FBR के रेट्स जो है वो एक्चुअल वैल्यू से भी ज्यादा हो गए। तो अब नुकसान क्या हुआ है? एक तो आपको ट्रांसफर के ऊपर अमाउंट ज्यादा देनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पे आपको ये करना पड़ेगा कि पहले अगर एक प्लॉट आपने 60 लाख का लिया था तो आपको 60 लाख शो करवाना था, FBR के रेट्स के मुताबिक आपको शो करवाना था लेट्स सपोज के 40 लाख का या 30 लाख का। तो अब अगर आपने एक प्लॉट 60 लाख का एक्चुअल लिया है तो आपको तकरीबन लगभग कई जगह पे 60 लाख ही और कई जगह पे 50-55 लाख शो करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको उसमें कोई ब्लैक मनी है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको किसी सोर्स ऑफ इनकम से शो करवाना पड़ेगा ना FBR में, तो उसके ऊपर फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इससे भी रियल एस्टेट मार्केट जाहिर है इन्वेस्टर बैठ गया पीछे, वो बैक हो गया, वो बाय नहीं कर रहा। मार्केट में सेलर ज्यादा है, बायर कम है, इससे प्राइसेस नीचे आ गई हैं, बड़ी वो डाउनफॉल है, डिप बैक हुई है चीजें। इससे आगे चलते हैं जी LDA हालिया बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स कर रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूं जाती तौर पे इस चीज से कि LDA हमें रियल एस्टेट की मार्केट को रियल बेसिस पे लेके आ रहा है। हमारी सोसाइटीज जो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, वो ये करती थी जी कि उनके पास 100 एकड़ जगह है तो वो 500 एकड़ की फाइलें भेज देते थे। तो एंड ऑफ द डे जब 4 साल 5 साल प्लान पूरा होता था तो पता चलता था जी इनके पास बाकी प्लॉट्स के लिए तो लैंड ही नहीं है। तो फिर लोग एहतजाज और सड़कों पे जलसे जुलूस करते थे। एक तो LDA ने अब अपनी वेबसाइट के ऊपर इलीगल हाउसिंग स्कीम्स की पूरी एक लिस्ट दी है, जो कोई भी बंदा देख सकता है, किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो LDA की साइट पे जाए, गूगल पे जाए, वहां पे LDA अप्रूव लिस्ट देखे, वो सारी सामने आ जाएगी, वहां से खुद ही पढ़ ले कौन सी अप्रूव है कौन सी नहीं है। क्योंकि यहाँ जब हम किसी का नाम लेते हैं तो लोग जो है ना वो फिर हमें वो थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, जी आप हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं ये वो। तो दूसरी चीज उन्होंने QR कोड जो है वो निकाल दिया है कि उनकी फाइलों के ऊपर QR कोड होगा।
तो अब जो अप्रूव्ड एरिया होगा, उनकी अप्रूव्ड फाइलें होगी, तो आप QR कोड स्कैन करेंगे कि मोबाइल ऐप से, तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी उस सोसाइटी को। तो ये अब हमारी रियल स्टेट की मार्केट रियल बेसिस पे होने जा रही है, जो कि होना भी चाहिए। हमारे ओवरसीज भाई जो हैं बाहर से बैठे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उनको फेक प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं। इस्लामाबाद में तो बाज ये रिसेंटली वो उनके CDA की तरफ से वो जो लिस्ट आई है, 80% के करीब सोसाइटीज जो फेक हैं, वो एक बनाते हैं, एक फेक सी 3D एनिमेशन और मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हैं, और वो ओवरसीज पाकिस्तान से वो पैसे ले लेती है। 5 साल बाद जब ओवरसीज पाकिस्तान आते हैं तो वो फिर शिकवे शिकायतें और पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, और अपने इनके पाकिस्तान के अदारों को। तो ये कितनी बुरी बात है। तो अब वो चीजें चेंज होने वाली हैं, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिजिटलाइज हो रही है हर चीज। तो उसमें ये होगा कि सबके सामने होगी चीजें, जो भी होगा सबके सामने होगा। तो एक जी हाई कोर्ट ने रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया है इलीगल हाउसिंग स्कीम की एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कि अब आप जो गैर कानूनी स्कीम है उसकी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, उसकी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि ये हमारी रियल स्टेट की मार्केट अब रियल बेसिस पे जाने लगी है। लेकिन मार्केट को रियल स्टेट की पोजीशन को लेकर देखा जाए तो नुकसान भी है, क्योंकि इसमें से इस बिजनेस में चूंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इससे फेक लोग निकल जाएंगे, इससे फेक चीजें निकल जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रियल होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी आपको फाइल मिलेगी और वो आपको कल को प्लॉट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से है। अब आने वाला जी हमारा बजट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये हमारा मेन फोकस है प्रॉपर्टी को लेके। मेरा ये जाती ख्याल है कि 2023 में अब जो बजट आएगा जून का 2022 का, उसके बाद जो है अगर ये गवर्नमेंट एक साल निकाल जाती है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि ये निकाल जाएगी, तो तब जाके ये एक फ्रेंडली बजट होगा, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, सारों के साथ मिलके चलना पड़ रहा है, तो ये काफी ज्यादा ओबलाइज करेंगे। तो जब ये ओबलाइज करें तो जाहिर है ये हर फील्ड को ओबलाइज करेंगे। तो अगर तो ये कोई अच्छी पोजीशन लाते हैं तो उसमें जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है रियल एस्टेट मार्केट को, नहीं तो 2022 हमारा ऐसा ही गुजरेगा। 2023 में इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, उसके आने के फौरन बाद हमारी जो मार्केट है वो एकदम बूस्ट करेगी। और बूस्ट इसलिए करेगी क्योंकि ये रियल एस्टेट मार्केट का एक तरीकाकार है कि अगर ये 2-3 साल डाउनफॉल जाती है तो फिर ये 2 साल अप जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि मनी को सर्कुलेट करवाना होता है। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हर फील्ड की एमनेस्टीज या पॉलिसीज दे के उस फील्ड का जो पैसा है उसको रोटेट करवाते हैं, जिससे कैश इनफ्लो बढ़ता है, और कैश फ्लो के ऊपर फिर लोगों का वो आपस में ट्रेडिंग होती है, कारोबार होता है, तो इस तरह रोजगार चलता है। तो ये एक चीज है। 2023 में जाके हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट उठेगी, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी वो एक दफा फिर इस पे एमनेस्टी देगी प्रॉपर्टी पे। ये नहीं हो सकता कि वो उस पर एमनेस्टी ना दे, क्योंकि हर गवर्नमेंट ने दी और देना मजबूरी है। और इसके अलावा जो है अभी जो करंटली, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एंड यूजर्स के लिए ये बिल्कुल मार्केट अच्छी है, इस टाइम पे उनको इन्वेस्टमेंट करना बनता है, उनको अपने घर के लिए प्लॉट लेना बनता है, बना बनाया घर खरीदना है, तो भी उनको मार्केट से कोई 10-15 लाख जो है वो सस्ता मिल जाएगा इस टाइम पे, जो कि अगर ये 2023 के मिड के बाद देखें तो ये आपको रेट्स नहीं मिलेंगे, तब रेट्स बहुत अप जाएंगे नई गवर्नमेंट आने के बाद। तो ये सारी सिचुएशन है। हमारा काम ये है कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करें, और अपडेट करने के साथ साथ एजुकेट करें, ताकि आपको अपने फैसले लेने में आसानी हो, आप चीज को समझते हो कि हमने जाना किस डायरेक्शन में। एक चीज रह गई है जी, इस दौरान फाइलों का क्या होगा। फाइल सिस्टम जो है आपको पता है कि ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है, ये इस तरह ही बिहेव करती है जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज करता है, कोई शेयर निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, किसी की अप जा रही है, किसी की नीचे जा रही है। तो ये डीलर्स की मिल के एक बनाई हुई मार्केट होती है, डीलर्स की, इन्वेस्टर्स की, जहां वो पैसा डालते हैं निकालते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल ट्रेडिंग चल रही होती है। लेकिन याद रखें कि प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की, हाउसिंग सोसाइटी की एक्चुअल वैल्यू वही होती है जहां एंड यूजर होता है, वही सॉलिड मार्केट होती है। जहां एंड यूजर नहीं है वो एक टेम्परेरी मार्केट है, वो कभी भी बैठ सकती है, और अगर वो अप होती है तो उसके पीछे आर्टिफिशियल जो है वो लॉबी हो सकती है, आर्टिफिशियल ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट को उठने के लिए एंड यूजर चाहिए होता है। तो किसी भी सोसाइटी में अगर एंड यूजर है तो आप आंखें बंद करके वहां इन्वेस्ट कर दें, वो आपको फायदा ही फायदा देगा।
और अगर एंड यूजर नहीं है, सिर्फ ये है कि जी मैं फाइल ले लूं, ओपन रख लूं, कुछ टाइम बाद उस पर ऑन चला जाएगा, मैं बेच दूंगा, तो ये एक फेक ट्रेडिंग है जो कि जहां जब तक चलती रहे, जब बैठ जाए तो उसका कोई पता नहीं होता, क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी वाले तो फाइलें बेच के पैसा रिकवर कर लेते हैं, वही पैसा वो डेवलपमेंट पे लगाते हैं। तो आप उसमें फंस भी सकते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है तो आप उसमें निकल भी सकते हैं। तो ये हमारी जो फाइल सिस्टम है, जो फाइलों की मार्केट है, वो इस तरह बिहेव करती है आजकल। जैसे मैं लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मरीना स्पोर्ट सिटी है, उसके बाद विक्टोरिया सिटी आया, उस पर भी हम आपको बनाएंगे। ये सारी हाउसिंग सोसाइटी, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं, इनके डेवलपर से लेके हम आपको इनके प्रोजेक्ट्स भी दिखाया करेंगे और उनकी पूरी बैक हिस्ट्री आपके सामने लेके आएंगे, ताकि आप जब फैसला कर रहे हो तो आपके पास पूरी एक पिक्चर हो कि ये जो बिल्डर है, ये जो ऑनर है हाउसिंग स्कीम का, ये कहाँ से चला, किसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, क्या इसने अच्छा किया, क्या बुरा किया, ताकि आप उससे एजुकेट हो सकें और आपका सरमाया जाया ना हो और एक अच्छी जगह पे अपना अपना सरमाया लगा सकें। तो ये जी हमारी आज की सारी डिटेल डिस्कशन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपनी फीडबैक जो है कमेंट्स में ज़रूर दिया करें ताकि हम भी आपसे सीखें। तो इस काम के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, टच रहें, ताकि आपको एजुकेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।